अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। 4 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन है बेटा? कौन कौन ऑनलाइन है ज़रा मुझे बताइए। और आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अक्सा, आरिफ, मीरब, अशरफ, परस्त, शमून और रिफत, ये 4 स्टूडेंट्स हैं। ओके बेटा, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? ओके बट स्टिल आई हैव जस्ट 5 स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट करें, लेक्चर का टाइम हो गया, ज्वाइन कर लें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम अरूज, फातिमा एंड अक्सा। बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। आपको इसीलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही बिकॉज मैं बोल नहीं रही। आई हैव जस्ट 6 स्टूडेंट्स। कम्युनिकेट करें बाकी स्टूडेंट्स को भी कि वो ज्वाइन करें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग अरीज, सलीम एंड शायरा अली। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर। स्टिल आई हैव जस्ट 9 स्टूडेंट्स। सो कैसे रही आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़? तकरीबन 1 month यू पीपल वर ऑन योर क्लिनिकल ड्यूटीज़।
और उसके बाद जो है समर वेकेशंस थे। तो कैसा रहा सब कुछ और कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम निम्रा, कैसे हैं आप सब बेटा? और कुछ याद है किसी को टीचिंग एंड लर्निंग के सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, क्या-क्या टॉपिक हमने पढ़ लिए? किसी स्टूडेंट को याद है? कोई शेयर करना पसंद करेगा? कुछ देखें कि बच्चों को कुछ याद भी है या टीचिंग लर्निंग का काफ़ी लंबा गैप आ गया तो सब कुछ भूल गए? जी जनाब। कोई स्टूडेंट किसी को याद हो हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं टीचिंग लर्निंग में? जी जनाब। कायनात ने ही जवाब दिया है। जनरल राइटिंग आपको पढ़ाया है मैंने जी बिल्कुल। और जीन पियाजे की थ्योरी जो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो बिल्कुल हमने पढ़ी थी जी। उरूज यू आर ऑल्सो राइट, जनरल राइटिंग हम पढ़ चुके हैं और भी कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं और सिर्फ 2 ही स्टूडेंट को पता है, बाकी स्टूडेंट कहाँ गायब हैं? बाकी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें एटलीस्ट। अगर सब स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, 11 स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें ना। इस तरीके से तो नहीं पढ़ाई होती कि बस मैं बैठ के बोलती रहूंगी और हाँ ठीक है मैम ने बोल दिया, हमने सुन लिया, खत्म होगी बात। इट मीन्स कि आप लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। बस वही 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ते हैं, उसके अलावा किसी को बस कोई कंसर्न ही नहीं है। ठीक है मैम पढ़ाती हैं, चली जाती हैं, दैट्स इट। वालेकुम सलाम हमारा जी। और टॉपिक याद नहीं आ रहा किसी को? जी जनाब। हफ्सा वालेकुम अस्सलाम। कायनात ने ही आंसर दिया है जी। कायनात यू आर राइट। रिफ्लेक्टिव राइटिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग भी हमने बिल्कुल पढ़ा था। इसके अलावा लर्निंग स्टाइल भी, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल जो है वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग हफ्सा। चले मैं still I have just 14 students but 10 minutes have passed. I think now I should start my lecture. वालेकुम अस्सलाम जवेरिया। मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। इट माइट टेक 2 to 3 minutes। तो मीनवाइल और कुछ स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर लेंगे। सो अब मैं बस लेक्चर अपलोड कर लूँ। ओके जी। आपको क्या पढ़ाया जाए आज? अच्छा, टीचिंग एंड लर्निंग का जो कंटेंट है काफ़ी लेट मुझे हैंड ओवर हुआ और मुझे पता लगा कि आपको कुछ प्रीवियस नहीं पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाया भी गया तो आपके पास उसका कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की गई, कोई प्रेजेंटेशन, कोई मटेरियल। सो ऑब्वियसली इस वजह से आपको अ, आप ये नहीं कह सकते थे कि हमें ये चीज़ें मालूम है, हमने पढ़ी हैं और हम जो है इस चीज़ को इसलिए हमें स्टार्ट से जो है सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ा। सो बीच में फिर आपका क्लिनिकल्स भी आ गया, बट हम अब थोड़ा सा ट्राई करेंगे इसको थोड़ा सा जल्दी लेके चले, ताकि आपके इस मंथ में मैक्सिमम जो है, ये जनवरी का मंथ है, ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ेब का मिड तक जो है इसको कोर्स को आपके कंप्लीट करें, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, सब कुछ है। ओके।
आपको जो आपका कंटेंट है पहले उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएँगे। उसके बाद फिर आप सबसे मैंने कहा है कि बुक जो टीचिंग लर्निंग की मैंने आपको बताई है, आप सभी स्टूडेंट ने होपफुली परचेज़ कर ली होगी। तो फिर हम पहले हमारा जो कंटेंट है उसे कंप्लीट करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी मुझे नज़र आई हैं उसमें कि मज़ीद पढ़नी चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम कंटेंट कवर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम बुक में से जो मुझे चीज़ें इम्पोर्टेंट लगेगी, हम उन्हें भी ज़रूर पढ़ लेंगे। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपको मैंने पढ़ा दी थी, रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग भी आपने पढ़ लिया, जनरल राइटिंग भी पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ओके, अब आज आई थिंक हम पहले कोल्ब्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें डिफरेंट टाइप की जो यानी इसको हम थोड़ा सा कोल्ब्स की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ये जो थ्योरीज हैं इनको अगर हम पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है तो इनको किस तरह से हम जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एजुकेशन में, या आपको पढ़ाने का क्या मकसद है। कायनात बेटा अभी मिड्स का कुछ एक्सपेक्टेड मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ऑलरेडी सारा सिनेरियो आपके सामने है, प्लस अभी जो कॉलेज हैं वो भी ऑफ हैं, तकरीबन माइट भी एक हफ्ते तक ऑफ हों। सो जब आप आ जाएंगे तभी कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी। फ़िलहाल हमें ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमें एडमिन की तरफ से ही पता लगती हैं। तो एडमिन की तरफ से फ़िलहाल हमारे लिए कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं, तो होप सो इंशाल्लाह हमें जल्द ही चीज़ें पता लग जाएँगी। तो बस कोशिश हमारी यही है कि हम थोड़ा-सा जो है चीज़ों को फ़ास्ट लेकर चलें, ताकि हमें अच्छा-सा कुछ टाइम मिल जाए बाकी चीज़ों को प्रिपेयर करने का। हाँ, मैंने अभी अपलोड नहीं की है इसलिए आपको शो नहीं हो रही। ओके जी, मेरे पास टीचिंग एंड लर्निंग आपका मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, कॉल्ब्स की थ्योरी हम पढ़ लेते हैं आज। ये बेसिकली जो कॉल्ब्स की थ्योरी अपना कंटेंट आप देखें तो उसमें एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है उससे रिलेटेड कुछ ये है, इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लेक्चर अपलोड हो रहा है तो फिर आपको स्लाइड शो होना शुरू हो जाएंगी। वालेकुम सलाम फायजा। ओके जी, कॉल्ब्स की थ्योरी हम स्टार्ट करने लगे हैं। आप इसे मॉडल ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। अगर आप अपना कंटेंट जो है उसे उठाकर देखेंगे तो उसमें 2-3 लर्निंग साइकिल के नाम से भी ये मौजूद है। सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और आज ही आप सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि जो मैंने बुक आपको बताई है टीचिंग एंड लर्निंग की, आज से जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस बुक में बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। देखें, थोड़ा-सा मेरे पास टाइम कम है, टाइम इस सेंस में कम है बेटा कि वी डोंट नो कि हमारे एग्ज़ाम्स कब जो है यूएचएस की तरफ से भी डेट आ जाए। आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे सिनेरियोज़ चल रहे हैं, कोरोना एंड ऑल दैट, लेकिन इसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम्स लेट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है? तो जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स आपके टाइमली हो सकते हैं, तो इसलिए ये मैं बातें एक बार नहीं, हज़ार बार आप सब क्लास फेलोज़ को बार-बार ये बात बता चुकी हूँ कि आपने अपना इनपुट देना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे जिस वक़्त कोर्स आपका मिला, तकरीबन वो काफ़ी मंथ आपके गुज़र चुके थे, बट वी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। ये आप सब भी जानते हैं कि मुझे यही फीडबैक मिला कि मैम हमारे पास कोई मटीरियल नहीं है, कुछ नहीं है। सो इसलिए हमें सारी चीज़ों को जो है बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलना है। सो इसलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैम ने पीपीटीज दे दी, मैम ने पढ़ा दिया और हमने सुन लिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो देखिए एग्जाम्स आपने देने हैं बेटा। आपका लॉस होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। तो अभी से आपको टाइमली चीज़ें बता रही हूँ, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ
बुक में बहुत डिटेल में मौजूद है। उतनी डिटेल में अगर मैं यहाँ पढ़ाना शुरू हो गई तो हम कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। एंड सबसे बढ़ के यू ऑल आर एडल्ट लर्नर, छोटे बच्चे नहीं हैं आप, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो चुके हैं। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने जो भी काम है, आपकी जो भी कोर्स है, उसके लिए आप भी स्टैंड ले। सो अच्छा, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही हैं बुक का। बेटे मैंने सबको बताया था, बास्टेबल एसबी जो नर्स एज एजुकेटर, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, ये एक बुक है, स्टूडेंट एडिशन के नाम से है। तो सुसन बास्टेबल ऐसा कुछ उनका नाम है राइटर का, ठीक है। उनकी आप बुक ले लें, उसमें तकरीबन आपके तमाम ही कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही बात, जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ सीरियस होना पड़ेगा, मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद आप जो है अपने उस बुक को ओपन करके वो पूरा टॉपिक एक एक लाइन एटलीस्ट अगर आप उसको सिर्फ एक दफा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर एग्जाम में कोई थोड़ी वर्ड चेंज करके या आगे पीछे करके क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपने बुक में से रीड किया हुआ होगा तो आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। जी कायनात, सूसन बास्टेबल वाली ही बुक मैंने आपसे कही है। इस बुक में काफी ज्यादा चीजें आपकी कवर हो रही है, ठीक है। बड़ी अच्छी सी बुक है। ओके चले, कोल्ब्स की थ्योरी, होप सो मैंने इतना कुछ जो आपको समझाया कुछ असर हो इन बातों का आप लोगों के ऊपर। हमारी प्रेजेंटेशन के, हमारे टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले वी विल डिफाइन व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देन वी विल एक्सप्लेन कॉल्ब्स लर्निंग मॉडल भी इसे कहते हैं, लर्निंग साइकिल भी कहते हैं। ये बार बार नाम आपको इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में अगर लर्निंग मॉडल के नाम से आ जाए या लर्निंग साइकिल के नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। Explain the characteristics of learning and explain the Kolb's learning style inventory. ओके, सबसे पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो कॉल्स ने ही डेफिनेशन दी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, वो हम देख लेते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस whereby knowledge is created through the transformation of experience। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, नाम से भी हमें समझ आ रहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कॉल्स ने ये डेफिनेशन दी है कि बेसिकली सबसे पहले लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक है। किस किस्म का प्रोसेस है? जहाँ पे आपका नॉलेज क्रिएट किया जाता है बट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आप अपने प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस है उसको ट्रांसफॉर्म करके नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नया नॉलेज क्रिएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्लियर हो गया? ओके, कॉल्ब्स की जो लर्निंग थ्योरी है या कॉल्ब्स की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी आप कह सकते हैं इसे, दैट वर्क्स ऑन टू लेवल्स। दो डिफरेंट लेवल्स हैं। कॉल्ब्स की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है वो दो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम कर रही है, या कहना चाहिए अगर हम इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को डिटेल में पढ़ें तो इसमें दो चीज़ें। सबसे पहले हम इस थ्योरी को जो है वो ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ये कि ये बेसिकली लर्निंग जो है इसके कॉल्ब्स की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो लर्निंग है वो एक 4 स्टेज का साइकिल है, ठीक है। यानी एक 4 स्टेज से गुजर के इंसान, यानी 4 डिफरेंट किस्म के स्टेप से गुजर के लर्निंग हो सकती है। और इसके अकॉर्डिंगली जो भी लर्निंग होगी वो 4 डिफरेंट किस्म के लर्निंग स्टाइल हो सकते हैं लोगों के। जैसे मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल एक अलग से टॉपिक पढ़ाया था, तो कॉल्ब्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग के 4 डिफरेंट किस्म के तरीके हो सकते हैं लोगों के चीज़ों को सीखने के। तो सबसे पहले 4 स्टेजेस अगर कोई आपसे पूछ लेता है कॉल्ब्स की लर्निंग थ्योरी के, या फिर साइकिल आपसे पूछ लेता है, तो वो बेटे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है। ओके, ये जो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस हैं इसका मतलब पहले शॉर्टली आपको बता देते हैं, सारी चीज़ें आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं। कंक्रीट एक्सपीरियंसेस जो हैं उसमें डूइंग, हैविंग एन एक्सपीरियंस, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक साइकिल भी है, इसीलिए देखे एरो की तरह मैंने शो किया है, और साइड बाय साइड ये है कि ये जो है आपको डिफरेंट लोगों के लर्निंग स्टाइल भी शो कर रहा है कि लोग किस किस तरह से चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो डूइंग या हैविंग एन एक्सपीरियंस, यानी लोग अपने हाथों से चीज़ों को परफॉर्म करके सीख सकते हैं। प्रीवियसली उन्हें, जाहिर है हम अब किसी भी चीज़ को अपने हाथ से परफॉर्म करते हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस होता है। सो हैविंग एन एक्सपीरियंस, डूइंग और हैविंग एन एक्सपीरियंस, दैट इज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आ जाती है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में है रिव्यूइंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंसेस। ऑब्जर्वेशन आपको समझ आ रहा है, और रिफ्लेक्शन, दोनों चीज़ें, यानी हम या तो अपने जो कोई भी चीज़ हमने एक्सपीरियंस की, आपको मैंने रिफ्लेक्शन राइटिंग में ये बताया था,
और नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हमेशा रिफ्लेक्शन राइटिंग लिखने को, क्लिनिकल्स पे आप गए हैं, आपको मालूम होगा, आपको रिफ्लेक्शन लिखने के लिए दिया जाता है। उसका मकसद क्या होता है? रिफ्लेक्शन लिखने का मकसद ये होता है कि अगर आपने वार्ड में ड्यूटी की है तो आप मल्टीपल किस्म के पेशेंट से डील करेंगे, मल्टीपल डिजीजेस से डील करेंगे, मल्टीपल सिनेरियो से डील कर सकते हैं, कोई डायलेमाज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। तो उस पे आपका क्या रिफ्लेक्शन था, आपने उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या रिफ्लेक्ट किया, चीज़ों को रिव्यू किस तरह से किया आपने। एक और चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में ये होता है कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न तो किया, लेकिन अब आप उसको कंक्लूड भी करने के काबिल हैं। देखें, जब तक हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, हम उस वक्त तक उसका कंक्लूजन नहीं लिख सकते। किसी भी चीज़ को प्रिसाइजली लिखना या समराइज करना ही कंक्लूजन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप हर चीज़ को समझ सकें। अगर आप उसे समझा ही नहीं होगा, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्न ही नहीं किया होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड द सिचुएशन। इसके बाद आ जाता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। वो हमें नाम से समझ आ रहा है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में ये होता है कि आप खुद से कुछ चीज़ों को जो है वो प्लान करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपने जो कुछ भी सीख लिया है उसको आप ट्राई करने की कोशिश करते हैं, यानी एक्टिवली खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं। मीरब, आप क्या कह रहे हो? आपके थॉट्स क्या है उसके बारे में? जी बिल्कुल, यही कंक्लूजन है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का। यही मतलब है कि आपने एक्सपीरियंसेस से लर्न तो कर लिया, देन अब आपके क्या थॉट्स हैं उसके बारे में, वो आप अपने कंक्लूजन में लिखते हैं। और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का यही मतलब है कि आपने जो भी लर्न किया है, नाउ यू वांट टू डू द एक्सपेरिमेंट। अब आप उसको अपने हाथों से करना चाहते हैं। देखें, फिर ये लीड कर रहा है टुवर्ड्स अ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस कि आपने अपने हाथ से उसे परफॉर्म किया और परफॉर्म करने की वजह से आपको उसका एक एक्सपीरियंस आ गया। तो इसी रीजन की वजह से इसको हम साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं ये चीजें। द लर्निंग साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स। ये जो आपको मैंने लर्निंग साइकिल बताया, इसको हम टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला एस्पेक्ट है बेटा, वो नोइंग है, यानी जानना, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। देखें, जिस तरह से लिसनिंग और हेयरिंग में फर्क होता है ना, उसी तरीके हेयरिंग तो आपके कानों में पता नहीं हजार किस्म की आवाजें आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो अगर आप घर में मौजूद है, आपके आसपास कोई कोई सब्जी वाले की आवाज भी हो सकती है, आपकी अम्मी आपसे कोई बात कर रही है, वो आवाज भी आपके कानों में आ रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी आवाज भी आपके कानों में आ रही है, बट दिस इज हेयरिंग। बट इस वक्त आपका फोकस क्या होगा? इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग, तो आपका जो सारा ध्यान होगा, सारा फोकस होगा, वो मेरी आवाज की तरफ होगा। सो यू आर लिसनिंग टू मी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हेयरिंग एंड लिसनिंग। के हेयरिंग में तो बहुत सारी चीजें आपके कानों में पड़ रही हैं, लेकिन आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किस चीज को आप जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो आपकी लर्निंग है, सॉरी वो आपकी लिसनिंग है। उसी से जाहिर है आप लर्न कर रहे हैं। तो इसी तरह दो चीजें हैं, नोइंग है एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द नॉलेज। तो पहला स्टेज ये है कि हमें चीजें हम नो, यानी हम जानने की पहले कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हमने, जाहिर है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी कुछ होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता बेटा लर्निंग में कि हम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं नर्सिंग की, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपने जो कुछ भी सीखा था, जो कुछ भी पढ़ा था, वो सब भूल भुला के आप सेकेंड ईयर में आ गए थे, और वो सब भूल भुला के आप थर्ड ईयर में आ गए। और दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी आपका जो पहले से आपके पास नॉलेज था, नोइंग थी, उसको आपने, अब आपका जो नॉलेज है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी आपका एड ऑन होता जा रहा है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल भूल गए हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर फर्स्ट ईयर में आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर में अगर आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप जो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बिल्कुल भूल जाएं, तो आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को पढ़ ही नहीं सकते। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, यानी उस बेस को सारी याद रख के आपने, यानी एक स्टेप आपका नोइंग होता है, पहले आप चीजों को सिर्फ जानते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है जिसमें यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म द नॉलेज। आपको चीजें समझ आना शुरू होती हैं और आप अपने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं, नया नॉलेज आपका जनरेट होना शुरू होता है। सो लर्निंग साइकिल की जो दो एस्पेक्ट्स आपको मैंने बताया, इसमें नोइंग में दो चीजें आ जाती हैं, आपका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट आप सबको पता है, ये दोनों वर्ड्स बड़ी डिटेल में आपने जरूर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सुने होंगे। सो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस में क्या होता है बेटे? इट इन्वॉल्विंग द लर्नर्स इन द एक्सपीरियंसेस, फील्ड एक्सपीरियंसेस, रोल प्ले और इंटरव्यूज। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी साइड बाय साइड में आपको एग्जांपल्स भी दे रही हूँ
कि हम किस तरह से जो मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव बताया कि हम लर्निंग के डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं इसमें, और किस तरह से लोग डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं बीइंग अ टीचर। जाहिर है आपको टीचिंग लर्निंग पढ़ाने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर अगर आप में से कोई टीचिंग साइड पे जाना चाहे तो जाहिर है उसके लिए ये सारा नॉलेज बहुत हेल्पफुल होगा। सो इन्वॉल्विंग द लर्नर्स इन द एक्सपीरियंसेस, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में बेसिकली ये होता है कि जो हमारे लर्नर्स होते हैं, जैसे आप हो गए मेरे लिए, मैंने आपको आप से एक्सपीरियंसेस करवा के चीज़ों को मतलब आप एक्सपीरियंस करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रटाफिकेशन पे चल रही हूँ। जैसे हम कोई टास्क दे देते हैं, जैसे अगर कम्युनिटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सबको पता होगा, आप जो सर्वे करते हैं हाउसेस का डिफरेंट, वो आपका फील्ड एक्सपीरियंसेस है। इसके अलावा किसी डिजीज से रिलेटेड या किसी भी डायलेमा से रिलेटेड हम रोल प्ले परफॉर्म करवा सकते हैं, आपसे इंटरव्यूज करवा सकते हैं आपस में 1 to 1 बैठ के। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आप चीज़ों को एक्टिवली परफॉर्म करके, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। ठीक है, हमने इसमें बेसिकली हमारे सीखने वालों को पर्सनल एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व कर दिया है, पर्सनली वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करे और सीखे। जबकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या है? स्टूडेंट यूजिंग रिसर्च एंड मेथड्स ऑफ देयर डिसिप्लिन टू डेवलप हाइपोथेसिस व्हेन एंगेजिंग इन फिल्म्स, लेक्चर्स और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड आप सबको पता है, रिसर्च में भी यूज होता है। सो हम इसमें क्या करते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट रिसर्च मेथड में इन्वॉल्व कर लेते हैं। यानी कोई भी एक सिनेरियो दे दिया जाता है, या फिर जिस तरह से हमने रिसर्च के लिए पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखवाते हैं, उसमें आप थर्ड ईयर में आई थिंक पढ़ भी रहे होंगे रिसर्च। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि हम अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं कि वो खुद से चीज़ों को पहले प्रीवियस रिसर्च को उठाएं, उसको सारा पढ़ें और देखें कि उसमें उन्हें क्या नजर आता है। हर रिसर्च के एंड पे आपको पता है कि रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप मतलब फर्दर स्टडी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे स्टूडेंट पहले सारी रिसर्च को, प्रीवियस किसी भी टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी है उस सारे मटेरियल को गैदर करते हैं, उसे स्टडी करते हैं, फिर उसमें रिकमेंडेशन देखते हैं और फिर अपने हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। तो इस तरह से उनका एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, ये मेरा हाइपोथेसिस है जिसे मैं फर्दर जो है आगे इसके ऊपर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये हमारे दोनों चीजें होती हैं नोइंग की, यानी जानने का लेवल होता है ये हमारा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज आ जाता है, जिसमें फर्दर जो 2 टाइप्स हैं वो आ जाती है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। जिसमें रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में एंगेज इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर हिम और हर टू स्टेप बैक एंड लुक एट द एक्सपीरियंस एंड गेट अदर्स पर्सपेक्टिव्स। स्मॉल ग्रुप सेशन इसकी एग्जांपल है। अच्छा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में अब क्या होगा कि हम इस तरीके से यानी अपने स्टूडेंट या लर्नर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हम स्मॉल ग्रुप बना देते हैं स्टूडेंट्स के। अब उनके ऊपर हमने होली सोली उनको वो टॉपिक दे दिया है, वो क्या करेंगे, जाहिर है कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जाए बेटे, तो जब तक आपको उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, आप एक्टिवली उसकी जो प्रीवियस सारी चीजें हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको कभी भी उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन दे ही नहीं सकते। जैसे आपको मैंने रिफ्लेक्शन राइटिंग पढ़ाया था, तो इसमें हम स्मॉल ग्रुप बना देते हैं स्टूडेंट्स के, और जो भी हमने उन्हें टॉपिक देना होता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, वो कोई टॉपिक भी हो सकता है, जैसे आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो सकती है, तो वो हमने उन्हें दे दी और उन्होंने उसको पूरा कंप्लीटली जो है स्टेप बैक जाके तमाम एक्टिविटीज में खुद को इंगेज करते हैं, तमाम नॉलेज गेन करते हैं, और फिर उस जब जाहिर है 3-4 लोगों का स्मॉल ग्रुप होगा, उनकी जो एक सेशन होगा, फिर वो उसके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है उसके बाद, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई प्रिंसिपल्स और थ्योरीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोल प्ले, व्हाट इफ सिचुएशंस और एक्शन प्लानिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी जाहिर है आप कुछ आपका नॉलेज ट्रांसफॉर्म हो चुका है, आप चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सो नाउ यू आर एबल टू एक्टिवली एक्सपेरिमेंट द थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई हाइपोथेसिस बनाया था और वो अगर मेरे पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया है, सो ऑब्वियसली नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में जो एग्जांपल्स हैं, यानी यहाँ पढ़ाने का आपको जो मकसद है कि स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से, हम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चीजें लर्न करते हैं हमारे स्टूडेंट, वो उसको प्रैक्टिकली डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने नॉलेज को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी वो फिर आप रोल प्ले के थ्रू उनसे ये सब कुछ करवा सकते हैं, व्हाट इफ की सिचुएशंस उन्हें दे सकते हैं कि एक सिनेरियो आपने दे दिया, अब आप उनसे पूछें नाउ व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन, इफ देयर इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ये सिचुएशन है, नाउ व्हाट यू विल डू। सो अब
जो बच्चे ने लर्न किया होगा वो एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करके दिखाएगा, एक्टिवली उस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा। फिर उससे उसको ये बात भी समझ आएगी कि अच्छा मैंने ये चीज लर्न की थी, मैंने ये परफॉर्म किया, तो मुझे इससे क्या आउटकम आया। ठीक है बेटा, यहाँ तक चीजें क्लियर है? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछें और मुझे बताएं समझ आ रही है। जी जनाब, कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही? ओके अब ये जो लर्निंग स्टाइल्स मैंने आपको बताए थे ये वही हैं, दोबारा से यहाँ मैंने लिखे हुए हैं कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, यानी चीज़ों को देखकर हम अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो सकती है, वो मैंने आपको बताया कि आपके अपने माइंड में जाहिर है जो भी एब्स्ट्रैक्ट बनेगा उससे रिलेटेड, यानी आपकी थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व होंगी। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन वो तरीका कि आप अपने हाथों से चीज़ों को करके खुद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके क्या चीज़ लर्न करते हैं। और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी आपकी अपनी उस चीज़ के बारे में क्या फीलिंग्स थी परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, डाइवर्जिंग है, फील एंड वॉच है, असिमिलेटिंग यानी जो मेथड्स इसके अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं वो यही है, डाइवर्जिंग है यानी फील एंड वॉच, असिमिलेटिंग है थिंक एंड वॉच, कन्वर्जिंग मीन्स थिंक एंड डू, एंड अकोमोडेटिंग मीन्स फील एंड डू। अब ये दो कॉन्टिनम है, परसेप्शन कॉन्टिनम है आपका और एक प्रोसेसिंग कॉन्टिनम है। ठीक है, प्रोसेसिव कॉन्टिनम क्यों इसे मैं कह रही हूँ कि देखें एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और जो आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है इसमें आप एक प्रोसेस कॉन्टिनम से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिवली प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली प्रोसेस का मतलब होता है कुछ खुद से परफॉर्म करना। तो वेदर यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, उसमें भी आप खुद से कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में भी आप अपना रिफ्लेक्शन दे रहे होते हैं। आप अपना रिफ्लेक्शन चाहे वर्बली दे या फिर रिटन फॉर्म में दे, इसलिए इसको कहते हैं प्रोसेस कॉन्टिनम। जबकि परसेप्शन कॉन्टिनम में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो दिस इज रिलेटेड टू द जस्ट थिंकिंग और फीलिंग्स के बारे में, इसलिए इसको परसेप्शन कहा जाता है कि आपकी इस चीज के बारे में क्या परसेप्शन है। इसमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आ जाता है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया डिफरेंट चीज़ें कि ये लर्निंग स्टाइल, अब मैं आपको डिफरेंट बताने लगी हूँ। कन्वर्जर कौन होते हैं, यानी हु थिंक एंड डू। असिमिलेटिंग एक और लर्निंग स्टाइल है, दैट डाइवर्जिंग एक और लर्निंग, जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि हमने डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स इस कॉल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो उसमें जो कन्वर्जर्स हैं दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी एंड ए ई, यानी आपका जो मैंने आपको बताया ए सी और ए ई यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर से भी यहाँ दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए यहाँ आपके सारे लिखा हुआ है यहाँ पे कन्वर्जर्स कौन होते हैं, जिनके अंदर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जिनका शॉर्ट फॉर्म ए सी और ए ई है। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल की तरफ जाएंगे, वो होंगे अकोमोडेटर्स या अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल होगा। वो उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दे वर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी फीलिंग्स की सीई, और ए ई का जो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा वो उस किस्म के लोग होंगे जो अकोमोडेटिंग का लर्निंग स्टाइल जिनके अंदर मौजूद होगा। इसके बाद बेटे डाइवर्जर्स होंगे जिनके अंदर सीई यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और आर ओ यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगी। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टाइल होगा लर्निंग का असिमिलेटिंग, जिसमें दो कॉम्बिनेशन होंगे आपके रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के। पिक्चर से समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है, इससे समझेंगे तो आगे आपको चीजें समझ आएंगी। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरा, आपको लर्निंग स्टाइल की एटलीस्ट जो ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि डाइवर्जर जो होते हैं वो किस किस्म के मतलब लर्नर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दे आर द लर्नर्स के जिनके अंदर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, यानी वो चीजों को फील करते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का मतलब वो चीजों को खुद से उनकी क्या परसेप्शन होती हैं, वो क्या फील करते हैं और फिर उसके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम वन बाय वन करके तमाम लर्निंग स्टाइल को अब
पढ़ेंगे। सो कन्वर्जर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी एंड ए ई। दे रिलाई हेविली ऑन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी हाइपोथेसिस बनाना, कोई इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वो रिलाई करते हैं। ये अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं। दे एक्सेल एट टास्क दैट इन्वॉल्व द सिंगल बेस्ट आंसर। इस किस्म के टास्क में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं कि जिनका कोई एक बेस्ट सिंगल आंसर आ सकता हो, क्योंकि देखें दे आर रिलाइंग हेविली ऑन द हाइपोथेटिकल, और आप सबको पता है हाइपोथेसिस बनाने के बाद आपको एक ही आंसर मिलता होता है, ठीक है। सो ऑफन वर्क इन द फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कन्वर्जर किस्म के जो या कन्वर्जर्स जो लर्नर्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे किस फील्ड में, यानी ऑफन बहुत अच्छे किस चीज़ में काम कर सकेंगे, फिजिकल साइंसेज में और इंजीनियरिंग की फील्ड्स में, यानी साइंस की फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। अब आप अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो ये जो हम लर्निंग थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं कोल्ब्स की, और स्पेशली जो इसके अंदर मैंने आपको ये लर्निंग स्टाइल डिफरेंट पढ़ाए हैं कि लर्निंग स्टाइल कौन से हैं या फिर किस किस्म के लर्नर हमारे पास होते हैं। अगर हम ये कैरियर काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी कैरियर काउंसलिंग कहीं नहीं होती। हमें बहुत से ऐसे लोग होते ज़ाहिर है जिनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उन्हें तो पता भी नहीं होता कि वो किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। लेकिन आप सोचें कि अगर कहीं कैरियर काउंसलिंग प्रॉपरली हमारी होती है तो ये कितना बेनिफिशिएंट है हमारे लिए कॉल्स की थ्योरी के। कॉल्स की थ्योरी की वजह से हम ये जान सकते हैं कि हमारे लर्नर्स किस किस्म के होते हैं। कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसे किसी एक लर्निंग स्टाइल में डाल सकते हैं कि ये इस किस्म का लर्नर है, तो फिर उससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कन्वर्जर किस्म का लर्नर है तो हमें ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये फिजिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग की फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो हमें ऐसे मूव करना चाहिए टूवर्ड्स फिजिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग। इसी तरह से तमाम जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है उसमें ये अप्लाई होगा। फिर डाइवर्जर्स हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ सीई एंड आर ओ, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, व्यू सिचुएशंस फ्रॉम मेनी पर्सपेक्टिव एंड रिलाई हेविली अपॉन माइंड स्टॉर्मिंग एंड जनरेशन ऑफ आइडियाज। ये वो लर्नर्स होते हैं जो किसी एक चीज़ को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी बिल्कुल एक जो कुएं का मेंढक कहते हैं ये उस किस्म के लोग नहीं होते। एक सिचुएशन उनके सामने रखी जाए तो उसके मल्टीपल जो पहलू हैं उससे वो सिचुएशन को देखेंगे, और जो ज़्यादा इनका फोकस होता है दैट इज अपॉन माइंड स्टॉर्मिंग, यानी खुद से आइडियाज को जनरेट। जब वो एक सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फिर वो जो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस है वो भी मल्टीपल सॉल्यूशंस एक टाइम में वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। यूजुअली इमेजिनेटिव होते हैं ये लोग एंड दे प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। यूजुअली पीपल एंड फीलिंग ओरिएंटेड, दे आर यूजुअली मतलब जाहिर है एक सॉल्यूशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं, ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो यूजुअली ये बड़े फीलिंग ओरिएंटेड होते हैं, यानी इमेजिनेटिव होते हैं, तो इसलिए ये लोगों का ख्याल भी रखते हैं, और मतलब ऐसा नहीं होता कि फीलिंग लेस होते हैं, ये बड़े फीलिंग और पीपल ओरिएंटेड होते हैं, यानी लोगों के बारे में भी सोचते हैं। So that's why they usually work in humanities and liberal arts. आपको पता है कि आर्ट जो है वो दैट इज बेसिकली अबाउट द फीलिंग, कि जो आर्ट तो है ही हमारे माइंड में जो चीज़ आती है, हमारा जो आइडिया आता है उसी को हमने जो है एक कैनवस के ऊपर उतारना होता है। सो ये यूजुअली ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। समझ आ रहा है बेटा, ये जो स्पेशली लर्निंग स्टाइल्स में आपको समझा रही हूँ ये आप सबको समझ आ रही है? And are you with me? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है असिमिलेटर। असिमिलेटर जो लर्नर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी एंड आर ओ, ये यूज करते हैं बेसिकली इंडक्टिव रीजनिंग एंड हैव द एबिलिटी टू क्रिएट थ्योरेटिकल मॉडल्स। ये भी रीजनिंग वो डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं। ये डेफिनेशंस अगर आपको नहीं पता तो आप जरूर इस चीज को देखें, थोड़ा सा ये आपका भी टास्क है, आपको पता होना चाहिए। रिसर्च में आई थिंक सो कि आपने ये पढ़ तो लिया होगा डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का फर्क, ये होते क्या है बेसिकली।
और इनके अंदर ये एबिलिटीज होती हैं कि ये थ्योरेटिकल मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये थ्योरीज बनाने की तरफ जो है इनके अंदर बड़ी एबिलिटीज मौजूद होती हैं कि ये थ्योरीज बना सकते हैं। They have the ability to create the theories. They have logical thinking skills, focus on ideas and concepts rather than people. क्योंकि ये theories वगैरह बनाते हैं, इस मतलब इस किस्म का इनका थोड़ा माइंड होता है, तो obviously as compared to the previous one, ये लोगों के बारे में इतना ज़्यादा या फीलिंग्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते या रिलाई करते, ये ज़्यादातर जो है आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। एंड दे यूजुअली वर्क, दैट्स वाई जिस तरह से वो आर्ट्स में काम कर सकते थे बिकॉज ऑफ द फीलिंग एंड पीपल ओरिएंटेड, सो दे यूजुअली वर्क इन बेसिक साइंसेस एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद आ जाता है अकोमोडेटर्स। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीई एंड एई। दे कैरी आउट द प्लान्स and experiments and adapt to immediate circumstances। अच्छा, accommodator अगर वर्डली भी हम इसके मीनिंग देखें, accommodate करना जिस तरह से होता है ये उसी तरह से है। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट अपने तौर पे कर सकते हैं, बट साइड बाय साइड दे आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स, यानी जो भी इमीडिएट सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर ये अडेप्ट भी कर सकते हैं खुद को और अपने नॉलेज को। और दे आर प्योरली एक्शन ओरिएंटेड, यानी इधर उधर की बातें नहीं करते, दे आर डायरेक्टली एक्शन ओरिएंटेड एंड प्लान एंड कंप्लीट द टास्क। ये यानी प्लानिंग करते हैं और टास्क कंप्लीट करते हैं, यानी फीलिंग्स के बारे में और थॉट्स के बारे में और इस तरह की बातें नहीं करते। दे आर डायरेक्टली एक्शन ओरिएंटेड, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चेंज। दे, मैंने आपको बताया कि दे आर अकोमोडेटर, जो भी इमीडिएट सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें खुद को अडाप्ट करने के काबिल होते हैं, इसीलिए दे आर वेरी ओपन टू द न्यू एक्सपीरियंसेस, नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और जो भी चेंज आता है उस चीज़ में खुद को अडाप्ट करने के बहुत काबिल होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ओपन टू द न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चेंज एंड they are comfortable with the people and they usually work in the practical field such as business। ठीक है जी, ओके। अब ये कॉल्ब लर्निंग का जो साइकिल है और जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं ये तकरीबन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर कभी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, अब आपको मैंने डिफरेंट किस्म के लर्निंग स्टाइल भी पढ़ा दी है और जो एक पूरा लर्निंग साइकिल है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरलिंक्ड है ये अब आपको पता होना चाहिए। इस पिक्चर में भी वही सारी चीज़ें शो हो रही हैं कि जो तकरीबन रेड कलर की जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके डिफरेंट कॉल्ब्स के अकॉर्डिंगली आपके लर्निंग स्टाइल्स हैं। और जो दो कॉन्टिनम है वो क्यों क्यों इनको नाम दिया है, परसेप्शन कॉन्टिनम का, प्रोसेस कॉन्टिनम का, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि परसेप्शन में जाहिर है चीज़ों के बारे में वो थिंक करते हैं बेसिकली, और जो प्रोसेस कॉन्टिनम है वो दो किस्म के जो स्टाइल्स हैं आपके, तो उसमें बेसिकली वो दे आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। सो ये वही पिक्चर दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ इसको रिपीट करने का मकसद ये था कि अब जब आपको डिफरेंट लर्निंग स्टाइल वेरी अकॉर्डिंग टू द कॉल्ब्स थ्योरी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स आपको पढ़ा दिए हैं, कॉन्टिनम बता दिए हैं, और जो लर्निंग में चीज़ें बेसिकली इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इन सबको आप लर्निंग के साइकिल और जो लर्निंग के स्टाइल्स है इनको एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकें। ओके, इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉल्ब ने ही प्रेजेंट की थी लर्निंग से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लर्निंग स्टाइल की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल में पढ़ाया था। सो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग की जो कॉल्ब ने प्रेजेंट की थी। अकॉर्डिंग टू कॉल्ब, लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये डेफिनेशन हमने स्टार्ट में ही बड़े डिटेल में पढ़ ली कि बेसिकली जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें हम भूल नहीं जाते, उन्हीं के ऊपर हम अपना जो न्यू नॉलेज होता है प्रीवियस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करके नया नॉलेज हम क्रिएट करते हैं। Knowledge results from the combination of grasping experience and transforming it. He proposes that experiential learning has 6 main characteristics. जो 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग की इसके अकॉर्डिंग, वो क्या है? सबसे पहले कि लर्निंग इज बेस्ट कंसीव्ड एज अ प्रोसेस नॉट इन द टर्म्स ऑफ आउटकम। सबसे पहले तो ये कहा कॉल्स ने कि जो लर्निंग है उसको अगर हम एज अ प्रोसेस लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है एज कम्पेयर टू द हम आउटकम की फिक्र करें। देखिए बेटा, ये इसके मैं बड़ी आपको एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ
कि फॉर ऑल दो हम जैसे अगर हम स्कूल कॉलेज या नर्सिंग प्रोफेशन की अगर बात करें तो आप सब बच्चे ज़ाहिर स्कूल में भी पढ़ के आए, कॉलेज में पढ़ा, अब हम जो है नर्सिंग प्रोफेशन में जो एक प्रोफेशनल नॉलेज ले रहे हैं। ऑल दो कि हमारे ग्रेड्स मैटर करते हैं और ग्रेड्स जो होते हैं वही आउटकम होते हैं। ऑल दो हमारे ग्रेड्स बिल्कुल मैटर करते हैं कि जी हम फर्स्ट आए हैं, हम सेकंड आए हैं, हम पास हुए, हम फेल हुए, नहीं हुए, लेकिन हमने सीखा क्या है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। कॉल्स के अकॉर्डिंगली कि लर्निंग का ज़्यादा फोकस होना चाहिए एज अ प्रोसेस कि हमने बेसिकली सीखा क्या है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि हम पास हुए या फेल हुए, नॉट इन द टर्म्स के हमारी जो चीज़ें हैं यानी हम फर्स्ट आए हम सेकंड आए। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिल जाना या फिर हम फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, हम पास हो गए, फेल हो गए, इससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि हमने थेरेटिकली कितना सीखा और हमने स्किल्स कितनी सीखी, यानी हम बीइंग अ नर्स कितना अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद एक और जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने प्रेजेंट की, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ग्राउंडेड इन एक्सपीरियंस। उन्होंने सेकंड ये बात कही कि जो लर्निंग है ये अच्छा प्रोसेस तो है बट दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसने कहा कि आप ये नहीं भी कह सकते कि जी अब हमने लर्न कर लिया, हमने सब कुछ सीख लिया। ये बात आपने हमेशा सुनी होगी कि जो लर्निंग है वो सारी जिंदगी चलती है। सो यही बात कहने का मतलब जो है कॉल्प्स का भी था कि लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि बेसिकली ग्राउंडेड होता है इन एक्सपीरियंस, यानी वो सारी जिंदगी आप अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए चीजों को सीखते रहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लर्निंग रिक्वायर्स द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डायलेक्टिकली अपोज मोड्स ऑफ एडाप्टेशन टू द वर्ल्ड। अच्छा, कॉल्स ने ये कहा कि लर्निंग के लिए जरूरत होती है कि हम जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो बज़ाहिर हमारे सामने यानी इस दुनिया में फिट होने के लिए एक दूसरे के साथ बिल्कुल अपोजिट मोड में मौजूद होते हैं, हमने उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। यानी आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो कॉल्स ने ये कहा कि लर्निंग की ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के काबिल हों। लर्निंग के बाद, कुछ सीखने के बाद हमारे अंदर ये एबिलिटी आ चुकी हो कि हम किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम रिजॉल्व करने के काबिल हो, ना कि ये कि हम कोई अगर झगड़ा हुआ है, कोई अगर बात हुई है तो हम उसको लेके बस खींचते ही चले जाएं और चलते ही चले जाएं। तो ये इसका मतलब अगर किसी शख्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो झगड़े को खत्म नहीं कर सकता तो उसका मतलब कि उसने अपनी सारी जिंदगी में कुछ भी कभी सीखा ही नहीं है। ओके, आई थिंक टाइम आपकी, अच्छा इन्वेंट्री भी बाकी है अभी। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, आपकी अटेंडेंस का टाइम है। अभी सब स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा ले, तो उसके बाद नेक्स्ट भी हमारा ही लेक्चर है तो फिर हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। अभी सब स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं।
स्टूडेंट्स अटेंडेंस होगी आपकी। अभी 5 मिनट्स का ब्रेक है आप सबको, और आफ्टर 5 मिनट्स तमाम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। टेक केयर।